हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3। गेट फिजिक्स का अपने क्रैश कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3 अपने स्टार्ट करेंगे। लेक्चर जो फर्स्ट था हमने उसमें काफ़ी टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। लेक्चर जो सेकंड था उसमें हमने काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, और उसके अलावा मैंने ये भी कहा था तुम्हें कि कुछ क्वेश्चन है वो तुम्हें गेट के नेट के पीवाईक्यू है, जो भी हमने अभी तक टॉपिक कवर किया उनसे रिलेटेड गेट नेट के पीवाईक्यू साथ साथ में करते रहना। ठीक है, अदरवाइज बाद में करोगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, हैंडल नहीं होगी सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो जितना हो सके जल्दी से जल्दी इस चीज़ को फॉलो करो, वीडियो देखो, सभी वीडियो को साथ साथ में देख लिया करो। ऐसे मत सोचो कि बाद में एक साथ में देख लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। ठीक है, और जो जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये रिवीजन सीरीज हो सकती है, बहुत हेल्पफुल सीरीज होगी। डिस्कस करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3। इसमें अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने डिस्कस करेंगे यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में, फिर उसकी श्रोडिंगर इक्वेशन की एप्लीकेशन, और श्रोडिंगर इक्वेशन से रिलेटेड और भी टॉपिक है जैसे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के बारे में भी अपने डिस्कस करेंगे, वहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो फर्स्ट टॉपिक इसमें होगा हमारे पास में श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन भी कह देते हैं या श्रोडिंगर इक्वेशन भी कह देते हैं। और जो सेकंड टॉपिक होगा, आई थिंक ये विजिबल है सभी को मेरे हिसाब से। हाँ जी, फर्स्ट टॉपिक है श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन, और उसके बाद में अपने डिस्कस करेंगे टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। फिर अपने डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के बाद में अपने डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। एप्लीकेशन से पहले अपने ऑपरेटर डिस्कस करेंगे, और ये सारा एक लेक्चर में कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑपरेटर एक बड़ा टॉपिक है। ये दोनों तो एक लेक्चर में कवर हो जाएंगे, तो हो सकता है मैं इसके 2 लेक्चर लगा दूं, जैसा कि मैंने शेड्यूल में बताया था कि एक लेक्चर में कवर हो जाएगा। लेकिन ये जो टॉपिक है श्रोडिंगर इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला जो टॉपिक था वो फर्स्ट लेक्चर में कवर होना था, लेकिन फर्स्ट लेक्चर भी 2 घंटे का हो गया था, तो इस वजह से मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें एक आधा लेक्चर अपना एक्स्ट्रा लग जाएगा। लेकिन हम सारी चीज़ों को साथ लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है भाई उसी लेक्चर में कवर करना है तो कुछ टॉपिक छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। तो सारे टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करके चलूँगा। ठीक है, और तुम्हें यहाँ पे बिलीव रखना होगा, शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, बिलीव करोगे, इस कंटेंट पे विश्वास रखना होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, मेरे को पता है कि एग्ज़ाम में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। क्लियर है। बट यहाँ पे एक चीज़ जो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी से कि जो गेट नेट के पीवाईक्यू है वो जरूर साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं अपने श्रोडिंगर इक्वेशन की। अब जैसे हमारे पास में जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास में न्यूटन इक्वेशन है, इन सिमिलर वेज क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास में एक इक्वेशन है जिसको अपने श्रोडिंगर इक्वेशन कह देते हैं। अब कहाँ से आई, कैसे आई, इसको कैसे डेवलप किया गया इस इक्वेशन को, वो हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। हमें बस पता होना चाहिए श्रोडिंगर इक्वेशन है क्या, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, इसका क्या सॉल्यूशन है, इसके बारे में हमें यहाँ पे देखना है। श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जैसे हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी सिस्टम की, कोई भी हमारे पास में सिस्टम है, उसकी यदि उसकी इनिशियल कंडीशन पता है, इनिशियल उसकी पोजीशन पता है, या उसका प्रेजेंट हमें पता है, तो उसका फ्यूचर अपने प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी, उसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वो अपने प्रेडिक्ट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से अपने ये सब चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक सेकेंड, मेरे को ये थोड़ा सा, मेरे को डार्कनेस, थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा लग रही है इसमें। हाँ ठीक है, आई थिंक ये है ना। ठीक है, किसकी हेल्प से अपने प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये अपने प्रेडिक्ट कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ की हेल्प से। न्यूटन्स लॉ हमारे पास में है F = ma।
एफ इक्वल टू एम ए का यूज करके अपने क्लासिकल मैकेनिक्स में देयर इज सम पार्टिकल, कोई भी क्लासिकल सिस्टम हो सकता है, उसकी स्टेट को, उसकी प्रेजेंट को, उसके फ्यूचर को हमें प्रेडिक्ट करना है। विद द हेल्प ऑफ न्यूटन इक्वेशन वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम, यदि हमें उसके प्रेजेंट के बारे में कंप्लीट नॉलेज है। और यहाँ पे जो रिजल्ट्स मिलते हैं हमें, वो किस टाइप के रिजल्ट्स मिलते हैं, यहाँ पे जो रिजल्ट्स मिलते हैं हमें, वो सिंगल सॉल्यूशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जो न्यूटन इक्वेशन है वो एक लीनियर इक्वेशन है और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा, और एक ही सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं होंगे न्यूटन इक्वेशन के, सिंगल सॉल्यूशन होगा। ठीक है। सिमिलर वे में क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, जो भी हमारे पास में क्वांटम सिस्टम है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में हमें नहीं पता। क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमारे पास में सिस्टम है, दिस इज आवर सिस्टम, किसी भी टाइप का सिस्टम हो सकता है, दिस इज क्वांटम पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो इसकी जो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन के बारे में हमें, इनिशियल स्टेट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। यदि इंफॉर्मेशन है भी तो वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। तो इस सिस्टम का प्रेजेंट प्रेडिक्ट करने के लिए कैसे हम कह सकते हैं कि हमें प्रेजेंट, इसके जो प्रेजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में हमें नहीं पता, उसके एग्जैक्ट मोमेंटम के बारे में हमें नहीं पता, इनिशियली इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन के पास में क्या मोमेंटम है, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते, क्योंकि बहुत माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है, देख नहीं सकते, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी हमें कम है या कुछ आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है। तो हमें उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है, तो फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है, उसकी फाइनल स्टेट, फाइनल पोजीशन, ये सारी चीज़ें हमें प्रेडिक्ट करनी है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन। और जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें टाइम डेरिवेटिव भी होगा और स्पेस डेरिवेटिव भी होगा, टाइम और स्पेस दोनों पे डिपेंड करेगी। और श्रोडिंगर इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप की हमारे पास में इक्वेशन होगी। और इसका क्या बैकग्राउंड है, कैसे ये इक्वेशन लिखी गई, वो कंप्लीट अपने आप में एक थ्योरी है जिसकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इस टाइम पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या है हमारे पास में श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन है हमारे पास में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास में माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m, वन डायमेंशन में लिख देता हूँ डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस वी एक्स साई एक्स टी इक्वल टू आयोटा एच कट डी साई बाय डी टी। ये हमारे पास में है वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। ये इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को। ये टर्म यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी और ये टर्म यहाँ पे टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस इक्वेशन को तुम ये भी लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर लिख सकते हो इसको साई एक्स टी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर साई एक्स टी इक्वल टू, ये एनर्जी होगी हमारे पास में साई एक्स टी। तो इसको ये भी लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो ऑपरेटर होगा वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा, साई एक्स टी इक्वल टू ई साई एक्स टी। टोटल एनर्जी हमारे पास में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो टोटल एनर्जी हमें देगा। तो ये हमारे पास में श्रोडिंगर इक्वेशन इन वन डायमेंशन। ठीक है। थ्री डायमेंशन में श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखना है, तो थ्री डायमेंशन में जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी इन थ्री डी जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई, ठीक है, एक्स टी की जगह आर टी लिख दो, आर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हो जाएगा हमारे पास में, प्लस वी आर, ठीक है, वी आर साई, वी आर टी लिख दो इसको, वी आर टी भी हो सकता है और ओनली आर भी हो सकता है, आर टी इक्वल टू ई साई आर टी। ये हमारे पास में है थ्री डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन। यहाँ पे ये जो टर्म है ये पोटेंशियल टर्म है, जो पार्टिकल है हमारे पास में, कोई भी क्वांटम पार्टिकल है वो किस टाइप के पोटेंशियल के अंदर है, ठीक है, वो पोटेंशियल हमारे पास में यहाँ पे ये है। ठीक है। अब यदि कोई फ्री पार्टिकल है, यदि उस पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, इट इज ए फ्री पार्टिकल, यदि हमारे पास में फ्री पार्टिकल है,
फ्री पार्टिकल की बात करें तो फ्री पार्टिकल का मतलब है देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो फोर्स, और कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब देयर इज नो पोटेंशियल, कोई पोटेंशियल नहीं होगा, क्योंकि फोर्स और पोटेंशियल आपस में रिलेटेड है। फोर्स इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो कोई पोटेंशियल नहीं है, जीरो पोटेंशियल है। तो फ्री पार्टिकल के लिए जो इक्वेशन होगी ये माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई आर टी इक्वल टू ई साई आर टी, मतलब जो पार्टिकल है उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, कोई पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल के पास में नहीं होगी। तो ये हमारे पास में है श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक, अब ये आई कैसे, वो हमारे काम का नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फ्री पार्टिकल में हमारे पास में जो पोटेंशियल टर्म है वो जीरो हो जाएगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी टर्म है वो सरवाइव करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे यदि अपने बात करें इसके सॉल्यूशन वगैरह जो एप्लीकेशन में अपने डिस्कस करेंगे, इसके कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में कंप्लीट श्रोडिंगर इक्वेशन है फ्री पार्टिकल के लिए, ये हमारे पास में इक्वेशन है। अब यहाँ पे बात करें टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इसके एक से ज़्यादा पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि हमें इनिशियल कंडीशन के बारे में नहीं पता तो इसके एक से ज़्यादा डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे जैसे हमें इनिशियल कंडीशंस के बारे में पता लगता जाएगा, सॉल्यूशन की संख्या अपने आप कम होती जाएगी। जैसे अपने किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, मान लो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू सम एक्स, ये इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका जो सॉल्यूशन आता है उसमें आता है c1x प्लस c2x स्क्वायर, इस टाइप का। यदि हमारे पास में कोई सॉल्यूशन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, तो ये जो कोफिशिएंट c1 और c2 है ये अननोन कोफिशिएंट है, इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो हमारे पास में इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें इनिशियल कंडीशंस पता होनी चाहिए। इनिशियल कंडीशंस क्या होती है, जैसे y इक्वल टू 0 पे 0 है, y इक्वल टू 1 पे कुछ वैल्यू है। यदि इस टाइप की हमें इनिशियल कंडीशंस पता होती है तो अपने इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन c1 और c2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो अपने इसके सॉल्यूशन है वो इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन पता होना जरूरी है। जितनी ज़्यादा इनिशियल कंडीशन हमें अच्छे से पता होगी, इनिशियली हमें इनिशियल पार्टिकल की स्टेट पता होगी, तो उतना ही हम अच्छे से बता पाएंगे कि उसकी जो फाइनल स्टेट है वो क्या होगी। आई होप इतना समझ में आया हो। अब अपने डिस्कस करते हैं टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। देखो यहाँ पे एक ही चीज है जो तुम्हें याद रखनी है, बस छोटी सी चीज है वो याद रख लेना, कभी नहीं भूलोगे। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, वो चीज किस पे डिपेंड करता है कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन में देखो वेव फंक्शन है वो भी टाइम डिपेंडेंट है, पोजीशन डिपेंडेंट है। ठीक है, पोटेंशियल भी टाइम डिपेंडेंट और पोजीशन डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो टाइम डिपेंडेंट होगी या टाइम इंडिपेंडेंट होगी। यदि हमारे पास में दो कंडीशन है, यहाँ पे एक देख लेना, यदि हमारे पास में फर्स्ट केस है, यदि पोटेंशियल टाइम डिपेंडेंट है, इफ पोटेंशियल इज टाइम डिपेंडेंट, पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो हमारे पास में जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी, जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी वो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होगी। एकदम शॉर्ट में मैंने लिख दिया। ठीक है, और सेकंड केस हमारे पास में ये होगा, यदि पोटेंशियल टाइम इंडिपेंडेंट है, पोटेंशियल टाइम इंडिपेंडेंट है, तो हमारे पास में जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी वो भी टाइम इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो ये बस तुम्हें याद रखना है। यदि पोटेंशियल टाइम इंडिपेंडेंट का देखो क्या प्रैक्टिकल क्या मतलब है इसका, पोटेंशियल टाइम डिपेंडेंट का क्या मतलब, पोटेंशियल टाइम इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है। पोटेंशियल टाइम डिपेंडेंट का मतलब है कि लेट्स से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ये हमारे पास में लेट्स से एक प्रोटॉन है और इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एक हाइड्रोजन एटम का केस है हमारे पास में। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, के Q1 Q2 अपॉन R, और ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास में। ठीक है, के Q1 Q2 और R, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। तो R के साथ में तो पोटेंशियल चेंज हो रहा है, ऑर्बिट
बड़ी करते जाओगे या छोटी करते जाओगे, पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो पोटेंशियल है वो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, बट पोटेंशियल है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। यदि आर चेंज नहीं हो रहा और टाइम बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ जो पोटेंशियल है वो सिर्फ आर का फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन। तो यहाँ पे जो अपने श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करेंगे वो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करेंगे। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में हमारे पास में जो इक्वेशन है वो ये होगी साई आर टी। वेव फंक्शन है वो टाइम पे डिपेंड कर सकता है, पार्टिकल की स्टेट टाइम पे डिपेंड कर सकती है, बट पोटेंशियल टाइम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारे पास में श्रोडिंगर इक्वेशन होगी जिसको अपने कहेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, और यदि टाइम के साथ में पोटेंशियल चेंज होने लग जाए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम पोटेंशियल इज चेंजिंग, लेट्स से जो ये पोटेंशियल है वो हमारे पास में कुछ ऐसा हो जाए के Q1 Q2 अपॉन आर, सम टी का फैक्टर भी आ जाए एफ टी, लेट्स से ये हमारे पास में पोटेंशियल हो, दिस इज आर पोटेंशियल। तो इस पर्टिकुलर केस में जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी वो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होगी, टाइम डिपेंडेंट। अब ऐसा प्रैक्टिकली कैसे हो सकता है, लेट्स से हमने इस हाइड्रोजन एटम पे, जो ये हाइड्रोजन एटम है, इस पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई नोट कॉस ओमेगा टी। ई नोट कॉस ओमेगा टी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, ई नोट कॉस ओमेगा टी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स इससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा क्यू ई, वो भी टाइम डिपेंडेंट होगा। फोर्स टाइम डिपेंडेंट होगा, इट मींस फोर्स इज रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी। ठीक है, फ्रॉम कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी। तो यहाँ से जो वी है वो टाइम डिपेंडेंट होगा। तो श्रोडिंगर इक्वेशन भी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होगी। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो काफी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे जो भी अपने आगे केस डिस्कस करेंगे वो सभी टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल के ही केस होंगे। ठीक है, जो एप्लीकेशन में अपने डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ टाइम, सॉल्यूशन ऑफ टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करें, सॉल्यूशन ऑफ टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, सॉल्यूशन की बात करें, इसका जो सॉल्यूशन होगा, जो साई आएगा हमारे पास में, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, नहीं सॉरी, टाइम डिपेंडेंट का तो अपने यहाँ फाइंड ही नहीं करेंगे और ना तुम्हारे सिलेबस में है। टाइम इंडिपेंडेंट करेंगे यहाँ पे अपने, टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा साई आर टी, उसको अपने लिख सकते हैं साई आर इंटू एफ टी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का यूज करके लिख सकते हैं। यदि श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर जो पोटेंशियल है वो टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल है तो सॉल्यूशन को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का यूज करके ये लिखा जा सकता है। यदि पोटेंशियल टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल है, वी कैन नॉट राइट सॉल्यूशन एज दिस फॉर्म। ठीक है, पोटेंशियल यदि कुछ ऐसा पोटेंशियल है तो सॉल्यूशन ये नहीं लिखा जा सकता। पोटेंशियल कुछ ऐसा पोटेंशियल है तो सॉल्यूशन को ऐसे लिखा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे सॉल्यूशन को ऐसा लिखेंगे साई आर एफ टी, और इस श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट करेंगे। ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, वन डायमेंशन ले लेते हैं, साई एक्स एफ टी ले लेते हैं। ठीक है, प्लस वी एक्स साई एक्स एफ टी, ठीक है, इक्वल टू ई साई एक्स एफ टी। तो यहां से हमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का अपने यूज कर सकते हैं। एक्स वाली अलग कर लो, एफ टी वाली अलग कर लो, प्रूफ करूं या ना करूं? ठीक है, यहां से एफ टी वाली अलग हो जाएगी। अब देखो एफ टी को बाहर निकाल सकते हो, यहां से एफ टी को बाहर निकाल लो, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर साई एक्स प्लस वी एक्स
साई एक्स एफ टी, ई साई एक्स एफ टी, डिवाइड कर दो इसको साई एक्स एफ टी से, तो माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m, नीचे साई एक्स आ जाएगा, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर साई एक्स वी एक्स, ठीक है, इक्वल टू ई। ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसको हमने साई एक्स एफ टी से डिवाइड कर दिया कंप्लीट इक्वेशन को। इसको ई को यहाँ पे ये लिख लो, ई को लिख लो आयोटा एच कट, ये यहाँ पे ये नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, ओनली आयोटा एच कट डी साई बाय डी टी ऑफ साई एक्स एक्स टी आएगा, साई एक्स एफ टी। तो साई एक्स बाहर आ जाएगा, तो आयोटा एच कट अपॉन एफ टी डी बाई डी टी एफ टी, ये आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो ये जो पार्ट है वो सिर्फ स्पेस पार्ट है, और ये जो पार्ट है वो सिर्फ टाइम पार्ट है। तो स्पेस में चेंज करोगे, टाइम में कोई वेरिएशन नहीं है, टाइम में चेंज करोगे, स्पेस में, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो इसको एक कांस्टेंट के इक्वल पुट कर सकते हैं, और उस कांस्टेंट को ई पुट कर दिया, तो हमारे पास में दो इक्वेशन आ गई। अब एक स्पेस वाली इक्वेशन आ गई, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डी स्क्वायर, वो वाली इक्वेशन, उसको ई के इक्वल पुट कर दो, डी स्क्वायर साई एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स इक्वल टू ई साई एक्स। एक तो ये इक्वेशन आ गई जो टाइम जो सिर्फ स्पेस पे डिपेंड कर रही है, और एक ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में, ये वाली आयोटा एच कट एफ टी डी एफ टी बाय डी टी इक्वल टू ई। ठीक है, इसको जो सोल्व करेंगे तो एफ टी आएगा ई की पावर आयोटा ई टी ओवर एच कट, ये एफ टी आ जाएगा, और इसको जब सोल्व करेंगे तो साई एक्स आ जाएगा। दोनों आ जाएंगे तो जो टोटल सॉल्यूशन होगा वो होगा साई एक्स इंटू एफ टी। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का यूज करके इसको सोल्व कर लिया हमने। ये कब कैसे सोल्व कर सकते हैं, जब पोटेंशियल हमें गिवन हो, और इसका अपने यूज करेंगे जब अलग अलग पोटेंशियल को हमें सोल्व करना हो। ठीक है, जैसे वन डायमेंशन पोटेंशियल वैल्यू को सोल्व करेंगे तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, स्पेस पार्ट है, लेकिन ये भी टाइम इंडिपेंडेंट है और ये इक्वेशन भी टाइम इंडिपेंडेंट है। बस फर्क क्या है, इसमें टाइम पार्ट को अलग कर दिया, इसमें सिर्फ स्पेस पार्ट है, इसमें टाइम और स्पेस पार्ट दोनों है, लेकिन पोटेंशियल टाइम इंडिपेंडेंट है। तो ये इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है? यदि पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड करता तो वो इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होती। ठीक है, तो वेव फंक्शन को ये कब लिख सकते हैं, वेव फंक्शन को, जो वेव फंक्शन है या जो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशन है, वेव फंक्शन को साई एक्स टी साई एक्स इंटू एफ टी कब लिख सकते हैं, व्हेन पोटेंशियल इज टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल के केस में ही इसको लिखा जा सकता है। तो साई एक्स टी क्या आ जाएगा, साई एक्स टी आ जाएगा साई एक्स इंटू ई की पावर आयोटा ई टी ओवर एच कट। ये हमारे पास में नेट सॉल्यूशन हो जाए। आई होप इतना समझ में आया हो। दिस इज ऑल अबाउट टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब अपने डिस्कस करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। इसकी एप्लीकेशन बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो देखो डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है दैट इज प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी? हमने एक चार्ज करंट डेंसिटी के बारे में हमने पढ़ा होगा। ठीक है, चार्ज करंट डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में सभी को पता होगा। हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी थी, उससे रिलेटेड ही सेम हमारे पास में ये इक्वेशन है। कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी, कंटिन्यूटी इक्वेशन में हमने ये पढ़ा था कि जो चार्ज डेंसिटी है उसका जो डाइवर्जेंस है, चार्ज डेंसिटी का डाइवर्जेंस, जो करंट डेंसिटी का जो डाइवर्जेंस है, ये जो J है हमारे पास में, ये करंट है, यहाँ पे करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी का जो डाइवर्जेंस होगा वो चार्ज डेंसिटी टाइम पे कैसे डिपेंड कर रही है, उनमें एक रिलेशन है। ये रिलेशन है हमारे पास में, इसको अपने कहेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। देखो ये इक्वेशन क्या एक्सप्लेन करती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन एक्सप्लेन करती है यदि कोई हमारे पास में कोई सरफेस है, कोई वॉल्यूम है और उसका एक सरफेस है,
उस सरफेस से यदि करंट है वो बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, इट मीन्स जो चार्ज डेंसिटी है उस सरफेस के अंदर वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस डी रो बाय डी टी। ये सरफेस है, इस सरफेस से करंट बाहर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब डाइवर्जेंस ग्रेटर देन जीरो होगा। डाइवर्जेंस ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका मतलब जो चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन है, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी है वो डिक्रीज कर रही है अंदर। नेगेटिव का मतलब है चार्ज डेंसिटी इज डिक्रीजिंग इनसाइड द सरफेस, चार्ज यहाँ पे कम हो रहा है, तभी तो हम कह सकते हैं ना जो करंट है वो बाहर फ्लो कर रहा है सरफेस से। ठीक है, यदि डेल डॉट जे लेस देन जीरो हो, लेस देन जीरो तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव साइन आ जाएगा हमारे पास में, नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब फ्लक्स अंदर की तरफ है, जो करंट फ्लक्स है अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, इसका मतलब जो चार्ज डेंसिटी है वो अंदर इंक्रीज कर रही है, डेल रो बाय डेल टी पॉजिटिव है, चार्ज है वो अंदर इंक्रीज कर रहा है। यदि डेल डॉट जे जीरो हो, इसका मतलब डी रो बाय डी टी जीरो, इसका मतलब जो चार्ज डेंसिटी है रो, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है, रो है चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी मतलब यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। ठीक है, इन सिमिलर वे, जैसा ये है, सिमिलर वे में हमारे पास में प्रोबेबिलिटी एक तो होगी, एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और एक होगी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और एक होगा हमारे पास में प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। करंट मतलब फ्लो, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को एस से लिखेंगे, इसको पी से लिखेंगे। ठीक है, ये होगा हमारे पास में साई स्टार साई, और ये होगा हमारे पास में एच कट अपॉन 2 IM साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल स्टार डेल माइनस साई डेल साई स्टार। ये हमारे पास में होगी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, दैट फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। और इनमें एक रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा, डेल डॉट जे की जगह आ जाएगा डेल डॉट एस प्लस डेल डॉट डेल रो बाय टी की जगह डेल पी बाय डेल टी इक्वल टू जीरो। ये इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, जिसको अपने कंटिन्यूटी इक्वेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स कहेंगे। यदि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, लेट्स से दिस इज आवर सरफेस, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, लेट्स से प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी डेल डॉट एस ग्रेटर देन जीरो, इट मींस प्रोबेबिलिटी इज फ्लोइंग आउट ऑफ द सरफेस, प्रोबेबिलिटी है वो सरफेस से बाहर फ्लो कर रही है, प्रोबेबिलिटी सरफेस से बाहर फ्लो कर रही है, बाहर फ्लो कर रही है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अंदर डिक्रीज कर रही है, डेल पी बाय डेल टी इज नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अंदर डिक्रीज कर रही है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनसाइड डिक्रीज कर रही है। बात समझ में आई, ये पॉइंट समझ में आया। सिमिलर वे में यदि प्रोबेबिलिटी बाहर फ्लो करेगी तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अंदर डिक्रीज ही करेगी ना। यदि डेल डॉट एस लेस देन जीरो हुआ, इट मींस प्रोबेबिलिटी है वो अंदर फ्लो कर रही है, इट मींस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अंदर इंक्रीज कर रही है। ठीक है, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा जो हमने यहाँ पे देखा। और यदि डेल डॉट एस जीरो है, इट मींस देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, देयर इज नो फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, या हम ये कह सकते हैं जितना अंदर गई उतना ही बाहर निकल गई, क्रॉस कर गई सरफेस को, जितना अंदर गई उतना ही बाहर निकल गई प्रोबेबिलिटी, जितना इनवर्ड है उतना आउटवर्ड है, या हम कह सकते हैं देयर इज नो फ्लो। दोनों पर्टिकुलर केस हो सकते हैं डेल डॉट एस इक्वल टू जीरो के लिए। ठीक है, ये लाइन लिख भी सकते हो, डेल डॉट एस इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है फर्स्ट केस तो हो सकता है देयर इज नो फ्लो, देयर इज नो फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी, और दूसरा केस हो सकता है जितना अंदर इनसाइड प्रोबेबिलिटी उतना ही बाहर प्रोबेबिलिटी, उतनी ही बाहर प्रोबेबिलिटी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आई होप ये सब चीजें तुम समझ रहे हो। ठीक है, जितना अंदर गई प्रोबेबिलिटी उतना ही बाहर निकल गई, तो दोनों मतलब है इस चीज के। तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसका टाइम के साथ में जो डेरिवेटिव होगा वो जीरो होगा, इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो
कांस्टेंट रहेगी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को अपने किससे लिख रहे थे, साई स्टार साई से। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का एक तो इससे कैलकुलेट कर सकते हो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को, और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का एक और फॉर्मूला है, दैट इज वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एस का, वो है रियल पार्ट ऑफ साई स्टार वी कैप साई, और यहाँ पे जो वी कैप है वो वेलोसिटी ऑपरेटर है, वेलोसिटी ऑपरेटर। तो इससे भी तुम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, या जो हमारे पास में ये फॉर्मूला था एच कट ओवर 2IM, इससे थोड़ा टीडीएस मेथड हो जाता है, साई स्टार डेल साई, साई डेल साई स्टार, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों का यूज करके तुम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो इजीली यू कैन कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जो एस है हमारे पास में, यहाँ पे जो वी है वो वेलोसिटी ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर हमारे पास में होता है माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स। तो वेलोसिटी ऑपरेटर होगा, मोमेंटम होता है एम वी, तो वेलोसिटी ऑपरेटर होगा पी बाय एम, तो माइनस आयोटा एच कट बाय एम डी बाई डी एक्स। तो ये होगा हमारे पास में, ठीक है। यदि वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड कर रहा है, तो आर से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में रियल पार्ट ऑफ साई स्टार माइनस आयोटा एच कट बाय एम डी बाई डी एक्स साई। तो हमें क्या करना है, जो भी तुम्हें वेव फंक्शन गिवन होगा जिसके लिए तुम्हें प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा कि डी साई बाय डी एक्स निकालना होगा, आयोटा एच कट बाय एम से मल्टीप्लाई करना होगा, साई स्टार से मल्टीप्लाई करना होगा, जो भी टर्म आएगी उसका रियल पार्ट लेना है। अब उसमें हो सकता है कि तुम्हारे पास में ऐसी टर्म आ जाए ए प्लस आयोटा बी इस टाइप की, तो रियल पार्ट कौन सा, सिर्फ ए है, तो सिर्फ ए कंसीडर करना है, आयोटा बी कंसीडर नहीं करना, तो रियल पार्ट ओनली कंसीडर करना है तुम्हें, ठीक है। या डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इसको वन डायमेंशन में भी लिखा जा सकता है इस फॉर्मूले को, एच कट ओवर 2IM साई स्टार डी साई बाय डी एक्स माइनस साई डी साई स्टार बाय डी एक्स। इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हें डी साई बाय डी एक्स भी निकालना है, डी साई स्टार बाय डी एक्स भी निकालना है। यदि साई रियल वेव फंक्शन है तो ये डायरेक्ट जीरो हो जाता है। इफ साई इज रियल, यदि साई रियल है, रियल वेव फंक्शन है, तो ये जो टर्म है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एच कट बाय 2M, रियल का मतलब है साई स्टार साई इक्वल है, साई स्टार साई के इक्वल है, इट मीन्स ये दोनों टर्म इक्वल हो जाएगी, और नेगेटिव है तो ये जीरो हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी डायरेक्ट जीरो हो जाएगी फॉर रियल वेव फंक्शन। ये पॉइंट है वो तुम नोट कर लेना। जैसे हमारे पास में एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं अपने, ई की पावर आयोटा के एक्स है, ये वेव फंक्शन है ई की पावर आयोटा के एक्स, ये तो रियल नहीं है, ठीक है। और साई स्टार करेंगे तो ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अपने वो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, साई स्टार वी कैप साई, तो रियल पार्ट ऑफ साई स्टार ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, वी कैप माइनस आयोटा एच कट बाय एम, साई है डी बाई डी एक्स, साई है ई की पावर आयोटा के एक्स, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ ई की पावर माइनस आयोटा एच कट बाय एम बाहर ले लिया हमने, ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, इसका आयोटा के मल्टीप्लाई में ई की पावर आयोटा के एक्स, ये दोनों वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, आयोटा के अंदर है, आयोटा के से मल्टीप्लाई कर देंगे, आयोटा स्क्वायर माइनस एच कट के बाय एम हो जाएगा। तो ये तो वैसे ही रियल है, तो एच कट के बाय एम इसका आंसर आ जाएगा। जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आएगी एच कट के बाय एम, ठीक है। और एच कट के बाय एम वैसे वेलोसिटी ही होती है हमारे पास में, इसको वेलोसिटी लिख सकते हैं क्योंकि एच कट के मोमेंटम होता है पी बाय एम, ठीक है। ये रिजल्ट आएगा, ऐसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो, और ये फॉर्मूला भी तुम यूज कर सकते हो, इस फॉर्मूले का यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक दो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे देता हूँ, तुम सॉल्व कर लेना इसको।
हाँ, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर ए गॉसियन वेव पैकेट फंक्शन। आंसर लिख दूंगा मैं साथ में, कैलकुलेट करके देखना इस फॉर्मूले से। कैलकुलेट दी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर ए गॉसियन वेव पैकेट, फॉर ए गॉसियन वेव पैकेट। ये हमारे पास में वेव फंक्शन है साई एक्स इक्वल टू ए ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस आयोटा पी नॉट एक्स बाय एच कट। ये हमारे पास में वेव फंक्शन है। इसके लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। आंसर मैं बता देता हूँ क्या आएगा इसमें। आंसर आएगा इसका, करना जरूर, ठीक है, दोनों फॉर्मूले से करके देख लेना। आंसर आएगा पी नॉट बाय एम ए स्क्वायर, पी नॉट बाय एम ए स्क्वायर ई की पावर माइनस 2x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। रियल वाले फॉर्मूले से करना ज़्यादा इजी होगा, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। इससे सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी है बट इतना भी ज़्यादा लेंथी नहीं है कि हो नहीं पाएगा, आराम से हो जाएगा। ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ये ट्राई कर लेना एक। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी वेव फंक्शन गिवन है साई आर इक्वल टू ए बाय आर ई की पावर आयोटा के आर। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, जो वेलोसिटी ऑपरेटर होगा वो होगा माइनस आयोटा एच कट बाय एम डी बाय डी आर। ये वेलोसिटी ऑपरेटर हो जाएगा, ठीक है। इसका यूज करके तुम कर सकते हो। आंसर जो आएगा, आंसर आएगा हमारे पास में एच कट के बाय एम ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये आंसर आएगा। ये दोनों सॉल्व करना जरूर, ठीक है। बाकी क्वेश्चन वाली वीडियो में एक दो क्वेश्चन और करवा दूंगा, इतने इनफ होंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी वाला भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। श्रोडिंगर इक्वेशन की जो एप्लीकेशन है वो अपने उसमें क्वेश्चन वाली वीडियो में मैं करवा दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन चलो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ तुम्हें। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन अपने श्रोडिंगर इक्वेशन की जो एप्लीकेशन है उसका एक क्वेश्चन यहाँ पे। बाकी अपने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जब श्रोडिंगर इक्वेशन की एप्लीकेशन वो डिस्कस करेंगे ना, टॉपिक अपने फोर्थ लेक्चर में आएगा, वहाँ पे अपने बाकी डिस्कस। यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। ये एक एक्स्ट्रा वीडियो है, ये समझ लो कि ये एक एक्स्ट्रा वीडियो है, क्योंकि जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें कंप्लीट नहीं आ पाया था ये वाले टॉपिक। एक एक्स्ट्रा वीडियो जो ऑपरेटर वाली वीडियो होगी वो एक्स्ट्रा, वो नहीं, वो हम कह सकते हैं एक्चुअल लेक्चर होगा, लेकिन इसको मैं लेक्चर नंबर 3 कर दूंगा। तो क्वांटम जो ऑपरेटर वाला होगा वो लेक्चर नंबर अपने 4 कर देंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास में, वेव फंक्शन हमें गिवन है, वेव फंक्शन ऑफ ए स्पिनलेस पार्टिकल ऑफ मास m in 1 dimension is by वेव फंक्शन लिख देता हूँ। वेव फंक्शन हमें गिवन है स्पिनलेस पार्टिकल का a e की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर x वेव फंक्शन दैट वी हैव कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू गिवन है। आइगन वैल्यू भी हमें गिवन है, यहाँ पे आइगन वैल्यू इज माइनस एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय m। और हमें यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द पोटेंशियल, फाइंड पोटेंशियल। ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट, कैसे फाइंड आउट करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज। पोटेंशियल फाइंड आउट करना, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। हमें वेव फंक्शन गिवन हो, एनर्जी आइगन वैल्यू गिवन हो, तो हम अपने पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करेंगे, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2 डी स्क्वायर 1 डायमेंशन है, डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स प्लस आई एक्स इक्वल टू गिवन है हमें एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय एम, हमारे पास है। तो अब सबसे पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना, डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ए ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर हमें कैलकुलेट, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करो।
फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या आएगा, ए ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर का यही आएगा सेम, दोबारा करेंगे तो माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर का आ जाएगा, ठीक है, डी बाई डी एक्स ये आ जाएगा माइनस 2a अल्फा स्क्वायर एक्स और माइनस अल्फा स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 2a अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से 2a को बाहर निकालो, a अल्फा स्क्वायर को भी बाहर निकाल लिया, बाई डी एक्स एक्स और माइनस, इसको हमें सॉल्व करना, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2a अल्फा स्क्वायर क्या करेंगे और माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज क्या करेंगे, इसका ये आएगा माइनस अल्फा आ जाएगा हमारे पास, जब मल्टीप्लाई कर दो दोबारा, यहाँ पे यहाँ लिख दूँ, ये यहाँ लिख देता हूँ, माइनस 2a अल्फा स्क्वायर माइनस 2a अल्फा स्क्वायर की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस प्लस का माइनस प्लस 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 ही हो जाएगा, यहाँ पे x है और 2x है, 2a अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और x कितनी बार है 2 टाइम 2x स्क्वायर, साथ में 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर है साथ में, और e की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये हमारे पास है। इसको जब सॉल्व करेंगे बाकी इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में, माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2m, ये वैल्यू हमारे पास ये लिख देंगे यहाँ पे कंप्लीट, माइनस 2a अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और माइनस प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में 2a 4a एक्स स्क्वायर अल्फा और माइनस क्या आ जाएगी प्लस bx a e की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर, क्या आएगी टर्म a e की पावर स्क्वायर स्क्वायर e तो e लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय, अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास में, अब यहाँ पे देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2a अल्फा स्क्वायर पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस स्क्वायर बाय, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2m 4a एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस dx a e की पावर माइनस पावर माइनस, देखो a e की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, इससे a पावर माइनस अल्फा स्क्वायर पावर माइनस, यहाँ क्या बचेगा 2 से, यहाँ बचेगा h कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय m, h कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय m, h कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय माइनस h कट स्क्वायर 4 पर रह जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे रह जाएगा m 2h कट स्क्वायर x स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर के ना, ये आ जाएगा हमारा प्लस dx ई को लिख देंगे तो ई लिख दो, ठीक है। अब हमें पता है h कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय m को अपने लिख सकते हैं ई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा,
तो ये आ जाएगा हमारे पास में बी एक्स आ जाएगा 2h कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय एम। ये आ जाएगा ई एक्स स्क्वायर एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय एम को ये लिख दिया हमने, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2e एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे हमारे पास में अल्फा की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ना, यहाँ पे अल्फा की पावर 4 आएगा, अल्फा की पावर 4। यहाँ पे भी हमारे पास में अल्फा की पावर 4 आएगा, यहाँ पे अल्फा की पावर 4 आएगा, यहाँ अल्फा की पावर 4, यहाँ 4 आएगा, तो एक अल्फा स्क्वायर हो रहा है। तो ये हमारे पास में पोटेंशियल, इस टाइप से अपने पोटेंशियल को कैलकुलेट। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन अपने और क्वेश्चन भी अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड वो अपने उसमें असाइनमेंट्स में कर लेंगे सॉल्व। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी मतलब करना ऐसे ही है तुम्हें। बाकी तुम यहाँ पे गेट नेट के पीवाईक्यू होंगे, उसमें ऐसे क्वेश्चन तुम्हें 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। गेट नेट के जो भी पीवाईक्यू है उसमें तुम्हें 2 से 3 क्वेश्चन जरूर ऐसे मिलेंगे, इसमें तुम्हें पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा और तुम्हें वेव फंक्शन गिवन होगा। तुम देख सकते हो जब पीवाईक्यू क्वेश्चन तुम देखोगे, तुम पीवाईक्यू क्वेश्चन में ऐसे 2-3 क्वेश्चन जरूर होंगे यहाँ पे तुम्हें पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा, वेव फंक्शन तुम्हें गिवन होगा, वो क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लेना। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के तुम्हें हालांकि कम क्वेश्चन मिलेंगे, बट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के मैंने इतने करवा दिए, तो ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपने डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अपने ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बड़ी वीडियो हो सकती है, ऑपरेटर की काफ़ी बड़ी वीडियो हो सकती है, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके जो असाइनमेंट्स होंगे, इसका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैं कम क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। कोई भी मैं टॉपिक यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं, सारे टॉपिक कवर करूंगा ऑपरेटर से रिलेटेड। ऑपरेटर में अपने कम्यूटेटर ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर, क्या कहते हैं उसको, हार्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है, यूनिटरी ऑपरेटर, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे देखते हैं, हार्मिशियन एडजॉइंट, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है, कम्यूटेशन रिलेशंस, अलग अलग टाइप के कम्यूटेशन रिलेशन, वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो इसको थ्योरम्स है वो भी अपने डिस्कस करेंगे, क्या क्या थ्योरम्स है, ठीक, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपने क्वेश्चंस की वीडियो करेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो तुम्हें क्या करना है, जस्ट गेट नेट के जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे वो जस्ट प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर। उससे सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक ही काम करना है तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे तुम्हें आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, और यदि तुम सीरियस हो बहुत ज़्यादा एग्जाम को लेके, प्रिपरेशन को लेके, तो कमेंट कर सकते हो तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। और रेगुलर एक ही चीज़ यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वीडियो को रेगुलर देखो। ठीक है, ऐसे नहीं है भाई कल देख लेंगे परसों देख लेंगे, इतनी वीडियो अपलोड हो रही है वो तुम रेगुलर देखो। रेगुलर देख के यदि कंप्लीट कर लिए तुमने वीडियो, तो यहाँ पे यदि वीडियो की तुम लास्ट तक तुमने कंप्लीट वीडियो देख ली और तुम यहाँ तक आ चुके हो, तो एक कमेंट कर दो कि मैंने वीडियो है वो कंप्लीट देख ली है, कंप्लीटेड, ये कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।